तो प्यारे बच्चों, अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में अभी तक हमने पढ़ा कि मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, बुआई कैसे करते हैं और उसके बाद खाद या उर्वरक क्यों देते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सिंचाई कैसे की जाती है। तो सिंचाई जो है वो विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। पौधों को जल की आवश्यकता है, इसीलिए हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई के स्रोत हमारे पास जो उपलब्ध हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोग कुएं से, कुछ जलकूप से, जिसे आप सबमर्सिबल वगैरह भी कहते हैं, कुछ लोग तालाब झील से, कुछ नदियों, बांध, नहर इत्यादि से जल स्रोत के रूप में सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ पारंपरिक तरीके हैं, पुराने तरीके हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं: मोट, चैन, पंप, ढेकली, रहट। ये जो हैं पारंपरिक तरीके। पुराने तरीके में लोग इस तरह से जल खेतों में देते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, यहां देखिए पहले चित्र में ये मोट का उपयोग कर रहा है, दूसरे चित्र में चैन पंप से उपयोग हो रहा है सिंचाई के लिए, और तीसरे में ढेकली का उपयोग किया जा रहा है। ये परंपरागत तरीके हैं, लेकिन आजकल हम कुछ अलग तरीके अपनाते हैं सिंचाई के लिए। ये है सिंचाई की आधुनिक विधियां। जो पारंपरिक विधियां थी उनमें जल का बहुत अपव्यय होता था, बहुत ज्यादा खर्च होता था जल, और जल की कमी वाले क्षेत्रों में तो जल बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए अब नई तरीके अपनाए गए जिनमें जल का बचत भी होती है और सिंचाई करना आसान हो गया है। तो इसमें सबसे पहली विधि है छिड़काव विधि, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग उबड़ खाबड़ भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, और जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी। जो रेतीली मिट्टी होती है उसके लिए तो ये विशेष रूप से बढ़िया है, क्योंकि रेतीली मिट्टी में पानी टिकता नहीं है। अगर हम उसे भरने लगे तो तुरंत पानी नीचे भाग जाएगा। इसलिए छिड़काव करना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उससे मिट्टी नम बनी रहती है। इससे दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहा जाता है। ड्रिप मतलब बूंद बूंद करके गिरना। फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। ऐसे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। जल की बचत की दृष्टि से यह सबसे बढ़िया विधि है, और इस विधि की कमी वाले, जहां जल बहुत कम है, वहां भी कृषि इसकी सहायता से की जा सकती है, क्योंकि इसमें पौधों की जड़ों तक सीधा जल पहुंचता है और बाकी मिट्टी में जल व्यर्थ नहीं होता है। यहां आप ड्रिप तंत्र देख सकते हैं। यहां एक पाइप द्वारा पौधों के पास से छोटे छोटे पाइप बिछा दिए जाते हैं, जिनके पास बूंद बूंद करके बिल्कुल पौधे की जड़ों में पानी गिरता रहता है, और पानी बिल्कुल वहीं पहुंचता है जहां उसकी आवश्यकता है। अन्य भागों में जल व्यर्थ नहीं होता है। तो इस विधि को कहते हैं हम ड्रिप तंत्र विधि। अब इससे अगला जो कृषि पद्धति का चरण है वो है खरपतवार से सुरक्षा। हमारे खेत में जो फसल उगती है उसके साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जो हमने उगाए नहीं हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधों का प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं? वे पौधे जो खेत में अवांछित पौधे हैं, अवांछित हैं, उगाए नहीं हमने, अपने आप उग गए हैं। तो खेत में अपने आप उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। निराई, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को रोकते हैं। तो ये जो पौधे उग गए हैं
ये हमारी फसल का जल, पोषक, जगह और प्रकाश सभी ले लेते हैं, इसलिए हमें इन्हें निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये फसल के उत्पादन पर प्रभाव डालेंगे। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, वो बहुत मोटे होते हैं तो कटाई के समय वो परेशान करते हैं, तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले भी कुछ खरपतवार होते हैं, इसलिए भी इन्हें निकालना ज्यादा आवश्यक है। तो ये थी खरपतवार। अब खरपतवार निकालते कैसे हैं खेत में से? तो खरपतवार निकालने को हम निराई कहते हैं। निराई की विभिन्न विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि सरलतम रूप से उपयोग होती है, खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर या भूमि से निकट से काटकर समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या एरो की सहायता से कर देते हैं। आपने देखा होगा खुरपी से माली को खुदाई करते हुए सब्जियों में। खरपतवार की वृद्धि के समय और पुष्पण एवं बीज बनाने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। तो खरपतवार हटाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उस पर पुष्प या बीज आने से पहले ही खरपतवार को हटा दिया जाए, क्योंकि अगर एक बार बीज बन गए तो बीज खेत में बिखर जाएंगे। अगले वर्ष जब आप वो फसल उगाएंगे तो फिर से उसमें खरपतवार नए सिरे से उग जाएगी। तो इसलिए खरपतवार को हटाने का सबसे बढ़िया समय है पुष्पण और बीज बनने से पहले ही उसे हटा देना चाहिए। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का उपयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए और छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। आपने सुना होगा खरपतवार नाशी बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और कभी कभी तो छिड़काव करने वालों की मृत्यु या गंभीर स्वास्थ्य हानियां हो जाती हैं। इससे अगला हमारे पास विषय है, अब अगला काम, जब खेत में फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसे काटना पड़ता है। इसे हम कहते हैं कटाई। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग करते हैं जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। अब थ्रेसिंग, सबसे पहले कटाई की, काटने के बाद उस फसल से दानों को अलग करना है। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो आजकल हम इसको एक ही मशीन द्वारा कर लेते हैं। आपने आजकल गेहूं कट रही है तो आपने गेहूं कटते हुए देखा होगा कि कंबाइन एक मशीन है जो खेत में काम कर रही है, वो गेहूं को काटती भी है और उसमें से दानों को अलग करके भूसे को अलग फेंक देती है, जबकि दानों को बाहर निकाल देती है। यहाँ आप चित्र में एक कंबाइन को देख सकते हैं। हाथ से काटने के लिए दराती जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं दराती। तो यह कार्य कंबाइन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को पटक कर अलग कर देते हैं, इसे हम विनोइंग कहते हैं। तो वो आपने धान के खेतों में अक्सर देखा होगा कि छोटे जो किसान हैं वो एक ड्रम पर या बड़े एक लोहे के यंत्र पर पटक पटक कर दानों को अलग निकाल लेते हैं। कटाई के बाद जो हमारा अगला कार्य है वो है भंडारण। अब हमें अगर खेत से उत्पादन प्राप्त हो गया है तो उत्पादन का हमने सही समय पर भंडारण नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो हमें उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताजा काटी गई फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उसके खराब होने या जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दानों को बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनके कीट पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े बड़े पात्रों में करता है, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करना हो तो साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। तो आप देख रहे हैं बड़े स्तर पर खुले में जूट की बोरियों में भंडारण किया हुआ यहाँ दिखाया गया है। तो हमारे पास बहुत सारे
ऐसे सूक्ष्म जीव हैं या पीड़क हैं जो हमारे भंडारण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक जैविक कारक और एक अजैविक कारक। जो जीवित जीव हैं जैसे कि कीट या चूहे, ये सब जैविक कारक हैं, और अजैविक कारक जैसे कि तापमान, नमी, आर्द्रता, ये भी हमारे भंडारण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं अजैविक कारक। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थों को प्राप्त किया जाता है, इसे हम पशुपालन कहते हैं। आजकल अधिकतर लोग दूध के लिए पशु पालते हैं, कुछ लोग ऊन के लिए भेड़ आदि पालते हैं, तो ये भी एक तरह की कृषि है। तो पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशु को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। यह एक बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो इसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। इसके साथ ही आपका लेसन यहाँ खत्म होता है। अगले लेसन के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को। धन्यवाद।